एक शब्द और आता है, देखो, शैक्षिक। क्या आता है? सेक्स। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एजुकेशनल। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पिछली बार कई बच्चे आए, RSCRT उदयपुर का पूरा नाम आया था अपने एग्जाम में, उसमें एक ऑप्शन में तो एजुकेशन दे दिया, एक में एजुकेशनल। जिसने जल्दबाजी में पढ़ा था वो इतना ध्यान ही नहीं देता AL लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और बच्चों को 2-2 उत्तर नजर आए पेपर में। तो मैंने सोचा कि ऐसी बारीकियां भी क्लियर कर दे तो ज्यादा बढ़िया होता है, ताकि बच्चे से गलती नहीं हो, क्योंकि एक सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन तो क्या कि पॉइंटों में नंबर रहते हैं अपने, देखिए सिलेक्शन के, और आखिरी में जाके पॉइंट भी खत्म हो जाते हैं, सेम आते हैं, फिर बचती है डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ का मतलब सीधा सा है, फिर तो यही अफसोस रहता है, काश 2 दिन पहले पैदा हुआ होता तो आज लेक्चरर होता। क्योंकि सेम कट ऑफ वाला, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा थी उसका तो सिलेक्शन, और जिसके देखिए कम थी उसको रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी सीटें उतनी तो लोग लेंगे। आपका जो एग्जाम क्या है, स्क्रीनिंग तो है, छटनी तो करना है, योग्य तो आप सब लोग हैं भाई। हमारे यहाँ और पॉपुलेशन है, भीड़ को कम कैसे करें, यही तो है इसका मतलब। और क्या है इस एग्जाम का? भाई इनमें से हम उन लोगों को ले लें ताकि इन लोगों का विश्वास बना। अगर वैसे उठा लें तो क्या कहेंगे, भाई भतीजावाद कर लिया साहब, इन्होंने अपने अपने लोगों को लगा दिया, हमें तो लगाया ही नहीं। इसलिए जरूरी है स्क्रीनिंग होनी आपकी। अब उस स्क्रीनिंग को जो पास कर लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। योग्य तो सब है, योग्यता में तो कोई वो नहीं कहता तेरी योग्यता कम है, तेरी योग्यता कम है, नहीं, जो आवेदन भर सकता है वो सब योग्य है। वो एक चीज अलग थी। तो बताइए, मेरा एक क्वेश्चन है सिंपल सा, शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? सिंपल सा सवाल था, लेकिन फिर भी गलत कर दिया आपने। शिक्षा दिवस पूछा था मैंने, एजुकेशन डे, और आप बता रहे हो शिक्षक दिवस। ये गलती करते हो, चाहे कितना ही पढ़ा लो आप, जैसे इसमें किया था। इसलिए देखिए मेरी खासियत में पढ़ाता कम हूं, ये फालतू की बातें ज्यादा करता हूं जहां आप गलती करते हैं। क्योंकि हम गलतियों से पढ़ तो फिर भी लेंगे, मैटर होगा तो, लेकिन एक बार गलतियां सुधर जाए हमारी। ऐसे पेपर में होता है, जब देख के आते हैं लिखा कुछ होता है, जल्दबाजी में पढ़ कुछ और आते हैं, फिर जब दूसरा बताता है अरे नहीं ये तो ये लिखा हुआ था, तब हम कहते हैं अरे मैं तो पता नहीं इस पढ़ने के कारण गलत हो गया। सोचो एक सवाल गलत होना, आता हुआ जब सवाल गलत होता है ना, व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है। नहीं आता तो कभी दुखी नहीं होता, वो क्या सोचता, भाई मेरी मेहनत में कमी थी, मैं दोबारा से फिर पढ़ूंगा, मुझे आ ही नहीं रहा था पेपर। लेकिन सोचो जिसको आता और उसको 2-2 उत्तर नजर आ जाए, या जल्दबाजी में वो गलत आंसर दिया है, फिर वो हमेशा देखिए अपने आप पे पछतावा करता है, क्योंकि इन बारीकियों पे फोकस ही नहीं करते हम। नहीं करते हैं तो भाई परिणाम आपके सामने होते हैं। ये बात मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूं। देखिए मेरा यहाँ उद्देश्य कोई एग्जाम का सवाल पूछना नहीं था, शिक्षा दिवस कोई पेपर में नहीं आएगा, बट आपकी गलती को रियलाइज करवाना। कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए पेपर सॉल्व करते समय, क्योंकि पेपर का अवसर जो मिलता है ना, एक दिन में नहीं मिलता। फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हर देखिए 3 से 4 साल में रिपीट होती है, ध्यान रखना एक बात को। रोज देखिए वैकेंसी रिपीट नहीं होती, पुराना इतिहास उठा के देख लो। बिना डेटा के मैं कभी नहीं बोलूंगा, कोई भी चीज बोलूंगा बिना एविडेंस नहीं बोलता अपने मुंह से एक शब्द भी। हर चीज के एविडेंस होंगे तो ही बोलता हूं, बस उसके अलावा नहीं बोलता हूं। कई बार बच्चा पेपर में सवाल आता है, वो कहता है गुरुजी आपने पढ़ाया था, इसका एविडेंस ये ले, पहले एविडेंस ले तू, उसके अलावा नहीं बोलता मैं कोई भी चीज का। क्योंकि सरकारी प्रपत्र होगा तो ही बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। सरकारी आदेश होगा तो बोलूंगा। आगे की क्लास होंगी तो साथ भी लेके आता हूं कई बार पढ़ने, ताकि आपको ये चीज बता सकूं कि हाँ ये चीज ऐसे होती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में किताबें पढ़ोगे, उनके तथ्य मेरे मैच नहीं करते हैं उन किताबों से। जो गाइडें लाते हो ना, किताब तो क्या कहूँ, गाइड जो लाते हो उनसे मैच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं बिना एविडेंस लिखता ही नहीं, इधर उधर की नकल नहीं करता हूँ कभी भी। और आज से नहीं है, मैं 2014 से जब से फर्स्ट ग्रेड भर्ती शुरू हुई तब से मेरी किताब आ रही है। पहले तो एक ही किताब आती थी, आजकल तो बहुत लेखक पैदा हो गए। क्योंकि एक बार सिलेबस आने के बाद आसानी हो जाती है, कट कॉपी पेस्ट करो आराम से, क्या जरूरत है, भाषा बदल के लिख दो। तथ्यों का कलेक्शन करना हर डिपार्टमेंट में जाकर हर कोई नहीं देता। आप चले जाइए निदेशालय में, घुसने ही नहीं देंगे आपको। तथ्य तो बहुत दूर की बात है। RSCRT उदयपुर में जाओ, आपको घुसने ही नहीं देंगे। IAC में चले जाओ, वो क्यों बुलाएंगे। बोर्ड में चले जाओ, आप इंडिया की टॉपेस्ट इंस्टीट्यूट में चले जाओ, नीपा,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की है वो, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जाने ही नहीं देते हो। आप सोचो कि हर आदमी जा सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? और बिना वहां जाए, बिना एविडेंस लाओगे कहां से? सरकारी जो भी होंगी कि ये इंस्टीट्यूट कब बनी, कैसे बनी, किस तरह से बनी, ला ही नहीं सकते। ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, स्टडी करना अलग मैटर होता है, बुक्स जो लिखी जाती है वो अलग होती है। पहले क्या होनी चाहिए? एविडेंस। आप लोगों को इसलिए बताया जाता है, जैसे रीट वाले होते हैं तो कभी नहीं बताना होता, क्योंकि उनका लेवल ही नहीं होता है। स्कूल एजुकेशन की सबसे बड़ी भर्ती के लिए आए हो आप, इससे कोई बड़ी कोई भर्ती नहीं होती है अपने राजस्थान में। पहले होती थी इससे बड़ी एक हेडमास्टर की, हेडमास्टर पोस्ट ही खत्म कर दी, अब है ही नहीं राजस्थान में अब हेडमास्टर। मई 2022 में खत्म कर दिया उस कैडर को। अब बची कौन? आप लोग। चलो, शैक्षिक एजुकेशनल, शिक्षा एजुकेशन। एक और होता है, देखिए शैक्षिक सत्र। ये शब्द आएंगे बार बार, क्या है ये? शैक्षिक सत्र। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एजुकेशनल। इसे कहा जाता है एकेडमिक। एकेडमिक को हिंदी में हम क्या कहते हैं? अकादमिक। अकादमिक सत्र, एकेडमिक सेशन अक्सर सुनेंगे आप। सही नाम क्या है? एजुकेशनल नहीं होता है। एकेडमिक किसे कहा जाता है? दो चीजें चलती हैं अपने, एक तो स्कूल एजुकेशन और एक कॉलेज शिक्षा, जिसमें क्रम से और सिस्टम से पढ़ते हैं हम। तो ये हमारा कहलाता है अकादमिक सत्र। कब से कब तक होता है ये? 1 जुलाई से शुरू होता है। देखिए कब तक चलता है? जब तक हमारी छुट्टियां नहीं पड़ जाती। आजकल तो छुट्टियां पड़ती है 30 जून तक। तो ये सत्र हमारा ऐसे हो गया, देखिए, क्योंकि देखिए 16 मई से छुट्टियां हो जाती हैं स्कूलों की, फिर उसके बाद जून के महीने में शुरू हो जाती हैं। जो जून के महीने में जो 5 या 6 दिन जो शुरू होते हैं ना, वो उसी सत्र के होते हैं, नए सत्र के दिन नहीं होते। नया तो कहां से शुरू होता है? 1 जुलाई से। कहां खत्म हो जाएगा? 30 जून को। ये कहलाता है हमारा अकादमिक सत्र। ये हमारा क्या कहलाता है? शैक्षणिक सत्र। तो ये आपके सामने देखो, शिक्षा, शिक्षा से क्या बनाया, और उसके बाद शैक्षिक सत्र। ये चीजें हैं अपने छोटे छोटे जो शब्द अपने काम में आएंगे। लेकिन जब बात चली है तो देखिए थोड़ा सा हम इसके बारे में भी लिख लेते हैं। शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? शिक्षा दिवस। क्योंकि फिर आप कहेंगे सर पूछ तो लिया, उत्तर तो बताया नहीं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। किसके रूप में? शिक्षा दिवस के रूप में, एजुकेशन डे। अब बात आती है, देखिए इसी शिक्षा की हम बात करते हैं। इस शिक्षा का प्रबंधन करने के लिए आजादी से पहले 1910 में पहली बार, कब की बात है? एक डिपार्टमेंट बनाया अंग्रेजों ने। शिक्षा का प्रबंधन करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, DOE। ओ स्मॉल ही आता है, बड़ा नहीं आता इसमें, ऐसे ही लिखा जाता है। क्या है ये? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। हिंदी में क्या कहेंगे? शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग। इससे पहले कोई डिपार्टमेंट नहीं होता था अपने यहां पर। देखिए तो कब बना डिपार्टमेंट? 1910 में। क्या नाम था? शिक्षा विभाग। फिर उसके बाद देखिए मंत्रालय नहीं बनाया गया। देखिए शिक्षा का कोई मंत्रालय नहीं बनाया गया था अपने यहाँ की। लो भाई शिक्षा के ऊपर क्या बना दिया हो? मंत्रालय बना दिया गया हो। बट हमारा देश आजाद हो जाता है, संविधान लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950। उस समय ये डिपार्टमेंट ही काम कर रहा था। उसके बाद देखिए 1985 में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री होते हैं। उस समय एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है। देखिए हमारा शिक्षा विभाग जो था वो चल रहा था, उसी डिपार्टमेंट को मिलाकर एक मंत्रालय बनाया गया पहली बार। क्या नाम था? MHRD। नाम सुना हो तो आपने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। एक नहीं 5 डिपार्टमेंट को, ऐसे 5 डिपार्टमेंटों को मिला के बनाया। एक डिपार्टमेंट स्कूल शिक्षा, दूसरा डिपार्टमेंट खेल, तीसरा महिला एवं कल्याण वाला, चौथा एक साक्षरता वाला। ऐसे कितने डिपार्टमेंट लिए थे? 5 डिपार्टमेंट को मिलाकर एक मिनिस्ट्री बनाई, मंत्रालय। और जब मंत्रालय बनता है तो उसका मुखिया एक मंत्री होता है। विभाग का कभी मंत्री नहीं बनता है मुखिया, क्योंकि मंत्री किसका होता है? मंत्रालय का होगा।
याद रखना, मंत्री किसका बनता है? मंत्रालय। तो यहां एक मंत्रालय बनता है जिसका नाम क्या था? MHRD। अब MHRD जो मंत्रालय बना इसका नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये मंत्रालय था, देखिए किसका? ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट का एक मंत्रालय। और ये बना कब था? 1985। लेकिन ये काम कब तक किया? 1985 से लेकर 2020 तक। देखो 20 में ये भी बंद हो गया, हम तो 23 में जी रहे हैं। देखिए मैंने पहले ही कहा था ना, पहले सिस्टम अलग था, देखिए बदल गई अब यहाँ चीजें। उसके बाद देखिए 2020 अब बन गया नया मंत्रालय। देखो अब मिनिस्ट्री का नाम इसको वापस देखिए विघटित कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया। इसमें जो 5 विभाग थे ना, पांचों बिखर गए अलग अलग। पहली बार हमारा अलग से मंत्रालय बना शिक्षा का। देखो हमारे देश में इससे पहले मंत्रालय नहीं था शिक्षा का, और उसका नाम है MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हिंदी में क्या कहेंगे हम? शिक्षा मंत्रालय। देखो अब शिक्षा मंत्रालय, ये देखिए अब जब मंत्रालय बना है तो एक मंत्री भी बनेगा, सीधी सी बात है। तो यहां सबसे पहला देखिए प्रथम शिक्षा मंत्री किसको बनाया? जैसे ये मिनिस्ट्री बनी, बनते ही पहला शिक्षा मंत्री कौन बने? यहां किसको दिया था? उस समय MHRD मंत्री थे श्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब, और उन्हीं को ही शिक्षा मंत्री बनाया गया। देखिए पहले शिक्षा मंत्री कौन बने 2020 में? श्री रमेश पोखरियाल। निशंक, ये थे प्रथम। अब मुझे ये बता दो वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत सरकार में शिक्षा मंत्री कौन है? जल्दी से बताओ। हाँ जी, वेरी गुड। कौन है आज के दिन? श्री धर्मेंद्र प्रधान। देखिए आज के दिन ये है। ये स्थिति है, देखो कहां से 1910 से लेकर आज तक। लेकिन एक चीज और थी, जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय एक बदलाव और आया था। देखिए 1950, 26 जनवरी 1950, उस समय शिक्षा को रखा गया था राज्य सूची में। कौन सी सूची में रखा गया था शिक्षा को? राज्य सूची का विषय था। इसका अर्थ क्या होता है? कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? केंद्र को, राज्य को, दोनों। राज्य को था। इसलिए केंद्र सरकार में मंत्रालय कहां से आएगा? भाई कानून ही नहीं बना सकते तो मिनिस्ट्री कैसे हो सकती? सोचो, राज्यों में मंत्री होते थे। राज्यों में क्या होते थे? शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि राज्य में देखिए शिक्षा दिया हुआ था, राज्य सूची का विषय था शिक्षा, इसलिए देखिए यहां पर था। और एक अनुच्छेद दिया था राज्यों को, अनुच्छेद 45। क्या था अनुच्छेद 45? पढ़ा हो आपने कभी? भाई जीके में पढ़ते ही हो अनुच्छेद संविधान के कुछ तो। राज्य को दिया गया था, आप अपनी भाषा में बोल दीजिए, किताबी भाषा की आवश्यकता नहीं है। 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था 10 वर्ष में राज्य करेगा। मात्र कितने ईयर दिए थे? 10 ईयर दिए गए थे। 10 वर्ष में जो शिक्षा की व्यवस्था करनी है राज्य तो आज तक भी नहीं कर पाए। पूछा गया राज्यों से, भाई बताओ 10 साल में शिक्षा की व्यवस्था होगी? बोले संसाधन ही नहीं है हमारे पास, वित्तीय संसाधन कहाँ है हमारे पास जो हम व्यवस्था कर दें। इसलिए देखिए राज्य सूची से निकालकर 42वां संविधान संशोधन, कौन सा? संविधान संशोधन कब किया गया? 1976 में। बहुत बड़ा देखिए संशोधन था। और शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर किसमें रख दिया? समवर्ती सूची में। आज भी इसी में है ये। समवर्ती सूची का मतलब क्या है भाई? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, और जब दोनों मिलकर कानून बनाएंगे तो देखिए विवाद होने पर सर्वे सर्वा कौन होगा? केंद्र की बात मानी जाएगी। ये स्थिति है देखिए हमारी शिक्षा की। एक मिनिस्ट्री आ गई और इधर विषय आ गया। ये चीजें हमें समझनी थी। अब आप सोच रहे होंगे साहब शिक्षा का अर्थ परिभाषा तो मनोविज्ञान वाले पढ़ाते हैं, हमारा जो
विषय है कौन सा है, तथ्यात्मक चीजों पर आधारित है। ये नहीं आएंगे अपने शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते मनोविज्ञान वाले, जब मनोविज्ञान को शुरू करते हैं तो वहीं से शुरू करते हैं। अपने यहाँ तथ्यात्मक चीजें हैं, उतारो एक एक करके सारे तथ्य, 1910, 1950, 1985 और 2020, ये 4 तथ्य हैं अपने। देखिए अच्छा, जो भी चीजें उतारो खुली खुली उतारना, ऐसे मत करना बिल्कुल कंजस्टेड। हमेशा एक तरीका होता है पढ़ने का, इतने खुले लिखो कि पन्ने में कम से कम तथ्य आए, ताकि बिंब आपके स्पष्ट बन सके। कई बच्चे ऐसे होते हैं इतने ठूस के वो 2 पन्ने ज्यादा बचा लेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, और कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। उतार लिया सबने? जल्दी उतारिए भाई। देखिए भाई, आज की जो हमारी शिक्षा है, अपने यहाँ देख रहे हो राजस्थान के अंदर या पूरे देश के अंदर, कोई एक दिन का परिणाम नहीं है। धीरे धीरे चीजें
या हम कहें धीरे धीरे व्यवस्थाएं होती गई और आज एक बहुत अच्छा संगठन बन चुका है हमारे शिक्षा का। ऐसा नहीं है कि हमारी जो शिक्षा प्रारंभ में तो देखिए छोटे छोटे डिपार्टमेंट और ये सब बनाए गए, बहुत सारे आयोग आए, काफ़ी समितियां आई और समय समय उन्होंने सुधार की बात कही, तब जाकर आज की शिक्षा व्यवस्था हो पाई अपनी। तो देखते हैं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था किस तरह से थी पूरे देश के अंदर, ताकि हमें और समझ में आए आज की व्यवस्था और पहले की व्यवस्थाओं में कितना अंतर है। तो हेडिंग डालिए भारत में शिक्षा का विकास, फिर देखेंगे हम लास्ट में राजस्थान में भारत में शिक्षा का विकास। शिक्षा का विकास, पता है पहले जो हमारी स्कूल एजुकेशन थी 10 साल की, फिर 12 की हुई, और आज के दिन पता है कितनी है, 15 साल की स्कूल एजुकेशन। तो देखिए समय के अनुसार कितनी चीजें बदल गई हैं। आज का जो हम यदि अपने सिस्टम को देखते हैं तो वो एक देखिए समिति का आयोग का परिणाम नहीं है। 3 चीजें देखेंगे। एक तो हम यहां बात करेंगे सबसे पहले आयोग की, जो इंपॉर्टेंट है, बार बार आएंगे अपने आगे भी नाम लिया जाएगा उनका जब पढ़ाते समय। फिर आएंगे अपने इसमें समिति, और फिर हम लिखेंगे नीति, क्योंकि शिक्षा के अंदर देखिए नीतियां भी इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी है, कमेटी है और कमीशन है, 3 चीजें। अब देखिए अपने यहां कमीशन और इनकी बात यदि हम करते हैं, स्वतंत्रता के बाद देखिए हमारी शिक्षा में क्या कुछ बदलाव आया। तो सबसे पहले एक आयोग आता है जिसका नाम था माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग अंग्रेजों द्वारा हमें देखिए प्रारंभिक शिक्षा दी गई थी, क्योंकि वो चाहते थे हम पढ़ लिख कर बाबू बने और उनके काम को आसानी से कर दें। लेकिन जब देश आजाद हो गया, अब हमारे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा तो अंग्रेज चालू कर गए थे, अब हमें जरूरत थी आगे पढ़ाने की उन बच्चों को, 9वीं के आगे की कक्षाओं की। उनको मैनेज करने के लिए एक आयोग आता है जिसका नाम क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग। इस आयोग का गठन हुआ 52 में, और 53 में क्या आती है, रिपोर्ट। इसलिए हम इसको कहते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। कोई भी आयोग हो उसका क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। देखिए इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे चेन्नई विश्वविद्यालय के उपकुलपति को बनाया गया था उस समय नाम था मद्रास यूनिवर्सिटी, और मद्रास का नाम बदल गया, क्या हो गया, चेन्नई। तो यूनिवर्सिटी का नाम भी बदल दिया। देखिए तो यहां हम बात करें अध्यक्ष उस समय जो थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर साहब। क्या नाम था, मुदालियर। इसलिए इस आयोग को मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। इन्होंने देखिए बहुत सारी बातें थी जो अप्लाई की गई, लेकिन अपने हिसाब से यहां देखें इस विषय के दृष्टिकोण से 1-2 बातें। इन्होंने एक तो कहा कि देखिए मल्टी स्कूलों की बात कही। पहली बात, स्कूल कैसे होने चाहिए, जैसा बच्चा वैसे स्कूल होने चाहिए। मल्टी स्कूलों की, बहुउद्देशीय स्कूल खोलने की बात कही थी इन्होंने। किसी एक उद्देश्य के स्कूल नहीं होने चाहिए, बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर स्कूल खोलने चाहिए, और मल्टी देखिए इन्होंने बात कही थी उद्देश्य वाले स्कूलों की। दूसरा देखिए इन्होंने एक बात की, अगर शिक्षा में गुणवत्ता लाना चाहते हो तो प्रत्येक राज्य में एक बोर्ड होना चाहिए। गुणवत्ता के लिए क्या होना चाहिए, एक बोर्ड होना चाहिए। जैसे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा, इससे पहले बोर्ड नहीं था अपने यहाँ। इसी ने कही थी अगर एक रूपता लाना चाहते हो आप, गुणवत्ता लाना चाहते हो, तो क्या लगाओ आप, बोर्ड लागू कर दो। इसलिए बोर्ड भी आ गया। देखिए अब जब मैं अपने बोर्ड कोर्स में है या नहीं है, है। जब मैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़ाऊंगा तो पूछूंगा आप लोगों से, बोर्ड किसकी देन है, इस आयोग की देन है। तब ये नाम फिर बोलूंगा और लिखवाऊंगा भी आप लोगों को, ताकि हमें पता लग जाए। आगे आ जाइए। इसके बाद दूसरे नंबर पर एक और आता है जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नेशनल एजुकेशन कमीशन। ये आयोग भी देखिए हमारी एजुकेशन में माइलस्टोन है, नींव का पत्थर कहते हैं इस आयोग को। इसका देखिए गठन होता है 1964 में और रिपोर्ट आती है 66 में।
उस समय देखिए इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठियारी साहब को। कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर दौलत सिंह कोठियारी साहब को देखो, इसलिए इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? कोठियारी आयोग। इस आयोग ने पहली बार पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दिया था हमारे देश का, कि हमारे स्कूलों में कैसा पाठ्यचर्या हो, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए और कितने घंटे स्कूल लगनी चाहिए। पूरा एजुकेशन सिस्टम पर देखिए इन्होंने रिपोर्ट दी थी अपनी। इसलिए एजुकेशन का देखिए माइलस्टोन कहा जाता है आज भी। इनकी एक कोटेशन चलती है, भारत का भविष्य उनकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। किसकी लाइन थी? कोठियारी साहब की लाइन थी। और ये आई हुई अपने फर्स्ट ग्रेड में, एक बार पूछ ली गई थी ऐसे कि भारत का भविष्य उनकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। किसने कहा था? कोठियारी आयोग ने कहा था। देखिए उसके अलावा देखिए पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम की बात भी कहने वाले कौन थे? यही थे कोठियारी साहब। बाकी उन्होंने बहुत कुछ बदलाव की बात कही कोठियारी साहब ने। उसके बाद देखिए फिर आती हैं समितियां। समितियां काफी बनी। देखिए एक अपने यहाँ जो समिति बनी थी वो महत्वपूर्ण समिति 10+2+3 समिति 1973 में लागू होती है कमेटी। कब की बात है? 1973। 10+2, क्योंकि जब ये आयोग आया उस समय अपने यहाँ स्कूल 10 साल की होती थी। कितने साल की? 10। और 12वीं से कॉलेज शुरू हो जाती थी। 11वीं क्या थी? 11वीं इंटर हुआ करती थी। 10वीं और 12वीं को जोड़ने, यानी स्कूल और कॉलेज को जोड़ने के लिए कौन सी क्लास होती थी? इंटर क्लास होती थी 11वीं। इस तरह से ये इंटर होता था। लेकिन आप देखिए कि स्कूल हमारी मात्र कितने साल की थी? 10 साल। पहले 9वीं में सब्जेक्ट लिया करते थे पुराने। पूछना आप व्यक्तियों से, आपके दादाजी पिताजी जो भी जो पहले के पढ़े हुए हैं वो बता देंगे 10वीं तक स्कूल होता था और 9वीं में हम सब्जेक्ट लेते थे। आर्ट लेना है या साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है, ये स्थिति थी उस समय की। लेकिन पहली बार ये कमेटी ने रिपोर्ट दी 10+2+3, यानी स्कूल कितनी हो? 12 साल की, और 3 साल की बैचलर डिग्री हो, कॉलेज हो। इसलिए ये कहलाती है 10+2+3। पता पहले 11वीं नहीं बोलते थे कोई भी, +1 ही कहते थे। नाम ही यही था। ऑफिशियल नेम 11वीं क्लास नहीं था, ऑफिशियल नेम +1+2। आज भी गांव में बोलते हैं, देखिए बहुत सारे लोगों सुनिए आप। पुराने लोग तो यही कहते हैं 11वीं 12वीं नहीं कहते, कौन सी पढ़ रहा है +1 में, कौन सी पढ़ रहा है +2 में, ऐसे बताते हो। क्यों? क्योंकि पैटर्न ही यही था। लेकिन इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह चीज चेंज हुई। देखिए और भी देखिए छोटी छोटी हंसाबाई समिति, पटेल समिति, ऐसे बहुत सारी समितियां आई। राधा कृष्णन समिति, धीरे धीरे क्या होता रहा? सुधार होता रहा। तो अब देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण आती है यशपाल समिति। यशपाल समिति 1992 में देखिए गठन हुआ इस कमेटी का, और 93 में आती है रिपोर्ट। इसलिए हम इसको लिख देते हैं 92 93। इसके जो अध्यक्ष थे देखिए वो थे प्रोफेसर यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा जी। और इस रिपोर्ट का शीर्षक था बोझ रहित शिक्षा। बोझ रहित शिक्षा। बोझ किसको माना? विदाउट बर्डन एजुकेशन। किसको बोझ कहा? थैले के वजन को, या ज्ञान को बोझ कहा? जो उस समय जो ज्ञान दिया था उसको बोझिल कहा? किस चीज को कहा? क्योंकि मैंने ऑप्शन आपको 2 बताए हैं। देखिए प्राइवेट स्कूलों का जन्म होना शुरू हो गया था। गवर्नमेंट स्कूल में चलती है 4 किताब, प्राइवेट वाले चलाते 6 किताब। अगर वो भी वही 4 किताब पढ़ाएं तो देखिए अभिभावक कहते हैं भाई तो आपके पास क्यों भेजे, ये शिक्षा तो गवर्नमेंट में मिल रही है निःशुल्क। इसलिए उन्होंने क्या करते, हम कंप्यूटर शिक्षा देंगे, पर्यावरण शिक्षा देंगे, ये चलाएंगे, वो स्किल डेवलप करेंगे आपके बच्चे को। तो अभिभावक का रुझान कहाँ हुआ कि यहाँ बालक का ज्यादा विकास होगा। बच्चे का वजन 8 किलो, बैग का वजन हो गया 10 किलो। जितना देखिए एक्स्ट्रा करिकुलम दोगे बच्चा तो दबता चला जाएगा। सरकार ने नियम कर रखा दूसरी क्लास का कितना वजन होना चाहिए, तीसरी का कितना वजन होना चाहिए बैग का, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में तो वजन बढ़ गया बच्चे का। और बोझा ढोने वाला प्राणी कौन होता है? आप भी जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। क्या बना रहे हो आप उस बच्चे को भाई शुरुआत में। लेकिन मैंने इनकी रिपोर्ट को पढ़ा है अच्छे से,
उन्होंने इस चीज को नहीं कहा, उन्होंने कहा है तथ्यों को, कि हमारी किताबों के अंदर ज्ञान का निर्माण करने की बजाय तथ्य ठूस ठूस के भरे हैं। एक बच्चे को स्कूलों में तथ्य रटाए जाते हैं पूरे दिन भर, सुबह से लेकर शाम तक। जो देखे तथ्यों को रट लेता है उसे कहते हैं गागरोनी तोता नंबर 1, जो पहले नंबर पे आता है क्लास में। जो तथ्यों को रटेगा वही देखिए सबसे ज्यादा अंक लाता है। और रट्टू तोता तभी तो कहते हैं, वो भी गागरोन का। गागरोन का क्यों? क्योंकि अपने यहाँ जो तोते पाए जाते हैं उससे बड़ा होता है और वो नकलची होता है 1 नंबर का, इसलिए गागरोनी तोता काली सिंध और आऊ नदी के किनारे मिलता है। वहाँ खूब देखिए जो बाजार में बेचने आते हैं वहां से पकड़ के लाया करते हैं। अब तो उनकी प्रजाति धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गई है, क्योंकि लोग जब पकड़ने लग गए और बिजनेस करने लग गए तो देखिए चीजें तो खत्म हो ही जाती हैं। इसलिए देखिए ये था। अब तथ्यों की बात आती है। यूएसए ने बहुत पहले तथ्य पढ़ाना बंद कर दिया था अपने बच्चों को, वो नहीं पढ़ाते तथ्य। हमारे यहाँ आज भी तथ्य पढ़ाए जाते हैं, रट बेटा, और बच्चा रटता रहता है तथ्यों को। कौन सी चीज कहाँ मिलती है, कुतुब मीनार कहाँ है, ताजमहल कहाँ है, वो कहाँ है। सुबह से शाम बच्चा क्या करता है? रटता ही रहता है। विज्ञान है तो भी तथ्य भर रहा कि इसकी खोज किसने की, इसकी खोज किसने की। सामाजिक है तो तथ्य रटता है। रटने से क्या फायदा होगा भाई? वो ये कहते हैं कुछ नहीं होने वाला, बच्चे के ऊपर बोझ बढ़ता ही जाता है रटने का, और वो उस बोझ तले दबता ही चला जाता है वो बच्चा। पढ़ाना है तो वो पढ़ाओ जिससे ज्ञान का निर्माण हो सके। चाइना में घर घर में खिलौने बना लेते, क्यों भाई? क्योंकि उनकी स्कूलों में तथ्य नहीं रटाए जाते, उनको काम करना सिखाया जाता है स्कूलों के अंदर। छोटे छोटे देखिए चार्जर वार्जर ये ऐसे छोटे छोटे उपकरण में बना लेते हो। नई नई चीजें घर में जो आवश्यकता उसी चीज को बना लेते हैं। अपने यहाँ वो प्रोडक्ट क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि बच्चों को सिखाया नहीं जाता अपने यहाँ। आप देखिए ह्यूमैनिटीज में जितने भी विद्वान पढ़ते हो ना, यूएसए के पढ़ते हो ज्यादातर, उनकी किताबें उसके अनुसार जॉन डीवी के अनुसार, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार, और उसके अलावा देखिए अपने मिलर के अनुसार, इसके अनुसार, ये सब क्या है? अपने यहाँ के लोगों के अनुसार तो हम पढ़ते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम में क्या था? तथ्य रटाए जाओ रटाए जाओ। आज भी क्या करवाते हैं हम बच्चे को? रटाने के लिए। तब इन्होंने कहा था रटाना बंद करो। इसलिए 2005 में हमारी पाठचर्या बदली थी और उस पाठचर्या के अध्यक्ष बनाया था यशपाल जी को, एनसीएफ 2005, और उसका मूल उद्देश्य था बालक में ज्ञान का निर्माण करना। इन्होंने पहले ही भांप लिया था इस चीज को। अरे आज तो सबकी जेब में नॉलेज है, गूगल से पूछ के तो देखो तथ्य, सामने चित्र भी दिखा देगा, लाइव भी दिखा देगा आपको। फिर रटने की कहाँ जरूरत होगी? आप बताओ मुझे। आज हर बच्चे के अप्रोच में मोबाइल ये सब जेब में लेके घूमते हैं, फिर रटना कहाँ जरूरी है? अरे सिखाना है तो ये सिखाओ ना, मोबाइल बना कैसे, ज्ञान का निर्माण करना सिखाओ, चीजें बनती कैसे। जापानीज देखिए हमसे बहुत आगे निकल गए टेक्नोलॉजी, क्योंकि ज्ञान का निर्माण करना सिखाते हैं। चाइना आगे क्यों निकल गए? ज्ञान का निर्माण करना सिखाते हैं। हमारे आज भी क्या सिखाते हैं हम? घर में कोई भी आता है छोटे बच्चे को पता है, कहते बेटा पोइम सुना ना, वो पोइम सुनाता है बेचारा बच्चा, उसको रटा के, और हम उसको देखो क्या शो पीस बनाते हैं कि जो मेहमान आए उनके सामने हमारा बच्चा क्या करे? प्रदर्शन करे। उसको शो पीस बना रहे हैं हम। सोचिए देखिए हमारी सोच कहाँ है। ये बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए हमारा एनसीएफ आया नया। और अब जो हमारी किताबें हैं ना, इस रिपोर्ट के बाद जो आती हैं, अब ऐसी किताबें नहीं आती। आज एनसीईआरटी की किताबें आप देखना, तीसरी की गणित, एक लड़का और लड़की की कहानी लिख रखी है। कभी बाजार में जाते, कभी खेत में जाते, कभी कहीं, 5वीं में जाके वो कहानी खत्म हो जाती है। पहले की गणित देखिए जो हम पढ़ते थे अपने यहाँ जो चलती थी, टीचर आता है एक सूत्र लिखता, कहता 10 सवाल इसी से निकाल लो, हो जाएंगे। उससे कौन सा ज्ञान का निर्माण हो गया भाई? 10 सवाल एक जैसे होते थे, एक सूत्र से हल कर लेते। आज एनसीईआरटी का आप हल करके देखो, एक सूत्र से नहीं होता। एक सवाल से दूसरे पर जाओगे तो उसमें ज्ञान लगाना पड़ेगा आपको, नहीं होते हल। आज सामाजिक की किताब देख लो, उसमें देखिए 9वीं में दे रहा है कि फ्रांस की क्रांति, और दूसरी दे रखी है उसके अंदर देखिए रूस की क्रांति, अमेरिका की नहीं है। और क्वेश्चन आता है अमेरिका की क्रांति से तुलना करो, हम कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो चीज टीचर सिखाएगा उसको। कंपेयर करना एक ही क्रांति से नहीं, वो भारत की क्रांति से भी तुलना करना सीखेगा जब उसमें ज्ञान का निर्माण होगा। और तथ्यों को रट लिया तो फिर नहीं समझ पाता कुछ भी। सवाल हमेशा अप्लाइड आते हैं, बताइए रूस की क्रांति का आज के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो ये पूछता है सवाल। अगर ज्ञान का निर्माण हुआ तो जवाब दे देंगे,
नहीं तो हम नहीं दे पाते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। तो कहने का मतलब धीरे धीरे चीजें बदल रही। आईएएस की तैयारी करने चले जाओ आप दिल्ली, वो कहते हैं पुरानी किताब खरीदना एनसीएफ 2005 से पहले की। क्यों? क्योंकि उनमें तथ्य भरे हुए थे, 5 के बाद तथ्य नहीं है, कंपटीशन का मैटर ही नहीं होता किताबों में। 11वीं की पॉलिटिकल पढ़ के देख लो, समझ में नहीं आती हमारे टीचर्स को भी जल्दी से, तथ्य है ही नहीं आजकल। क्यों? क्योंकि देखिए उसको पढ़ने के लिए टीचर भी उसी लेवल का होना चाहिए ना जो बच्चे में ज्ञान का निर्माण कर सके। प्रश्न उत्तर होंगे ही नहीं, आप बना ही नहीं सकते प्रश्न उत्तर। लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी किताब, हम उसका उत्तर ढूंढते रहते हैं कि उत्तर कहां मिलेगा, क्योंकि ज्ञान का निर्माण होगा तभी तो आप उसका उत्तर दे पाओगे। ये था, देखिए बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि आज हमारी एजुकेशन इसके चारों ओर घूम रही है, इसलिए इतनी बात मुझे बतानी जरूरी थी। अब आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी NEP 1968, पहली एजुकेशन पॉलिसी इंदिरा गांधी के समय असफल रही है। क्यों? क्योंकि शिक्षा राज्य सूची का विषय था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे बनाएगी? राज्य माने तो माने, नहीं माने उसके अकॉर्डिंग काम करें तो करें, नहीं करें, इसलिए पॉलिसी असफल। उसके बाद देखिए फिर आती है इंडियन एजुकेशन का माइलस्टोन है ये पॉलिसी भी। आज जितने भी एजुकेशन देख रहे हो सब इसी की देन है। 1986 1986 की शिक्षा नीति, ये पॉलिसी नहीं होती तो आज हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर को ये लेके आया, टेक्नोलॉजी को ये लेके आया, शिक्षा में सब चीजें लिखी है। और इससे पहले तो बिना ट्रेनिंग के टीचर बनते थे अपने यहाँ, टीचर्स को ट्रेनिंग देना इसने सिखाया। इस पॉलिसी के पहले की मैं आपको बताता हूं, आजादी के समय 47 में 51 ट्रेनिंग कॉलेज थे मात्र अपने यहाँ टीचर की, पूरे देश में। सोचो कितने टीचर बनते होंगे अपने यहाँ। इस पॉलिसी में ही कहा गया था बिना ट्रेनिंग के कोई टीचर नहीं बनेगा, सबके लिए ट्रेनिंग अनिवार्य। तब ये कहा पहले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो खोलो, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग की क्या खोलो, इंस्टीट्यूट तो खोल के दो। तो आज जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देख रहे हो सब इसी की देन है। डाइट पढ़ाऊंगा, एग्जाम में आप पूछा जाएगा किसकी देन है, इसकी देन है। आईएएससी देखिए पढ़ाएंगे हम, पूछी जाएगी किसकी देन है, इसी की देन है। आंसर तो इन्हीं से निकलेगा। यही चीजें फिर मैं रिपीट करूंगा, अभी तो केवल हमें नाम पता हो जाए कि ये पॉलिसी है, ये समिति है और ये इंपॉर्टेंट आयोग है। अब देखिए एक नई पॉलिसी आ जाती है 34 साल बाद, NEP 2020 या 2020, नई एजुकेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी में जोर दिया गया क्वालिटी पर। किस पर जोर दिया गया इसमें? क्वालिटी एजुकेशन, गुणात्मक शिक्षा पर। गुणात्मक शिक्षा क्या है? जो बच्चा जिस क्लास में उसको उस क्लास की विषय वस्तु आनी चाहिए, तो क्वालिटी। और उस क्लास की अगर चीजें नहीं आती हैं तो क्वालिटी नहीं है, सीधी सी बात है। 7वीं में बच्चा है, किताब पढ़नी नहीं आ रही है, क्या हम क्वालिटी एजुकेशन कहेंगे? नहीं कह सकते। अगर 7वीं में पढ़ रहा है तो 7वीं की चीज आती है तो क्या है उसमें? क्वालिटी है। तो इसमें जोर किस पर दिया? क्वालिटी में। इसमें जोर किस पर दिया? किस पर? गुणवत्ता पर नहीं, इसमें जोर दिया ट्रेनिंग पर। बिना ट्रेनिंग के कोई टीचर नहीं बनेगा। और यहां कह दिया बिना पात्रता परीक्षा पास किए हुए कोई टीचर नहीं बनेगा। अब वो पात्रता परीक्षा किसकी है? क्वालिटी की। आप जिस कक्षा का टीचर बनने जा रहे हैं उस कक्षा की विषय वस्तु आती है या नहीं आती, उसकी क्या पास करनी पड़ेगी आपको? पात्रता। देखो अपने कॉलेज लेवल पे पात्रता है, नेट और सेट जिसको कहते हैं, पात्रता ही तो है वो। हमारे 3rd ग्रेड में पात्रता है या नहीं है पात्रता परीक्षा? तो 2nd और 1st में भी आ रही है पात्रता इस नई शिक्षा नीति के अनुसार। या तो आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाए, नहीं तो पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ेगी। कई स्टेट में लागू कर दिए पात्रता परीक्षा। भाई बिना क्वालिटी के टीचर कैसे? ट्रेनिंग तो आप सबने ले रखी है, लेकिन पात्रता परीक्षा तो पास करनी पड़ेगी कि आप उसके पात्र भी हैं या नहीं है, आप में वो योग्यता है या नहीं है। जैसे बाहर से डॉक्टरेट करके आते हैं MBBS बच्चे अपने, लेकिन MCI का टेस्ट पास करना पड़ता है, वो पात्रता है कि आप उस लेवल के हो या नहीं हो। डिग्री ले ली ठीक है, लेकिन आप में वो लेवल है या? आपने डिग्री ले ली, B.Ed करिया ये सब, लेकिन पात्रता तो है या नहीं है कि आप व्याख्याता बन भी सकते हो या नहीं बन सकते। समय में ये चीजें चल रही है पात्रता की, बता रहा हूं। या तो भर्ती आ जाए, नहीं तो एक परीक्षा और पास करनी पड़ेगी पात्रता आपको, और फिर आपकी स्क्रीनिंग होगी, छटनी होगी। जब आप देखिए हम 3rd ग्रेड में पात्रता ले रहे हैं, कॉलेज में ले रहे हैं, तो यहां क्यों नहीं है?
सीधा सा सवाल है और बिल्कुल जायज है भाई। तो क्वालिटी और कहते किसको है? जितनी ज्यादा छटनी करोगे उतनी क्वालिटी होगी, जितना बारीक छानोगे आप उतना बारीक छनेगा, जितना मोटा छानोगे जगह छलनी से उतना मोटा भी छनेगा। सब कैसी चीजें होती हैं। तो ये हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी किस पर आधारित है? QE, क्वालिटी एजुकेशन बेस है ये। और नया स्ट्रक्चर आ रहा है, इसमें तो बहुत कुछ आएगा, क्योंकि ये टॉपिक दिया नहीं, देना तो ये चाहिए था टॉपिक, ताकि हमारे युवाओं को पता चले कि नया सिस्टम क्या आ रहा है। नए नए एक्रीडेशन आ रहे हैं, इसमें प्रत्यायन इंस्टीट्यूट्स आ रही है जो मॉनिटरिंग करेंगे, मार्किंग करेंगे, ये बेस्ट स्कूल, ये बेस्ट नहीं है, या मानक और मापदंड पूरा करता है, ये नहीं करता है। आजकल मार्केट में जाते हैं ना, क्वालिटी की बात करते हैं, वही चीजें। और क्वालिटी पे तो एक पूरा टॉपिक दे दिया आपने नई शिक्षा नीति का, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी क्या चीज है उस पर बात करेंगे कई घंटों तक, बड़ा कंसेप्ट है, बात करेंगे उस पर। तो ये चीजें हैं, हमें पता होना चाहिए हमारे यहाँ। अच्छा, अब एक चीज और देखो, इसमें और बता देता हूँ। 2030 तक इसमें लिखा हुआ है, 2030 तक ये 2 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा मान्य है, इसके बाद रद्द हो जाएंगी। B.Ed 2030 के बाद रिजेक्ट हो जाएगी, 4 वर्षीय मान्य होंगी। और ये आज से नहीं, जिस दिन ये पॉलिसी लागू हुई उसी दिन से आ रही है। 3 साल हो गए हर साल प्रचार प्रसार करते हुए, ताकि आप लोग ये नहीं कह सकते हमें तो पता ही नहीं। 4 वर्षीय प्रोग्राम मान्य होंगे। देखिए 2030 के बाद 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, और इंटीग्रेटेड कोर्स लॉन्च कर दिया NCTE ने, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने। कौन सा आ रहा है? देखिए, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 2 आ रहे हैं, 4 वर्ष के हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाना है, बड़े को पढ़ाना है, कोई सा एक कोर्स चुन लो आप। टीचरों का ये अंतर खत्म होने वाले हैं अब। छोटे बच्चों को पढ़ाना हो या बड़े को पढ़ाओ, प्रोग्राम एक ही रहेगा। आज हरियाणा में जाते हैं तो JBT कहते हैं, राजस्थान में आते हैं DLED कहते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं तो BSTC कहते हैं। यही नहीं पता डिग्री कौन सी है ये। दक्षिण भारत में जाते हैं DEE कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सोचो आप, बच्चे तो बड़े कंफ्यूज हैं कि कौन सा डिप्लोमा लें हम 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसलिए एक रूपता लाने के लिए पूरे देश में एक ही प्रोग्राम चलेंगे अब, इंटीग्रेटेड कोर्स। प्रोफेशनल डिग्रियां मिलेंगी अब 12वीं के बाद। और नई शिक्षा नीति में तो ये भी कहा है सब्जेक्टों का वर्गीकरण खत्म 12वीं तक। अब बोर्ड परीक्षा 12वीं में होगी। भाई 11वीं से हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। अब जब सब्जेक्ट अलग अलग नहीं होंगे, 12वीं तक कॉमन एजुकेशन होगी, तो बोर्ड परीक्षा कहाँ होनी चाहिए? 10वीं का महत्व ही खत्म हो जाएगा, 12वीं में होगा वो, 10वीं में नहीं होगा उसके बाद। फिर उसके बाद कॉलेज लेवल पे आप अपने सब्जेक्ट ले लो। अब तो ये रहेगा, जिसको गणित पढ़ना है साथ में सामाजिक भी पढ़ना है, गणित सामाजिक पढ़ो, चाहे अंग्रेजी पढ़ना है अंग्रेजी पढ़ो, कोई सी सब्जेक्ट ले लो। आर्ट साइंस कॉमर्स का सब लफड़े खत्म हो पॉलिसी में। और ये नई जो लागू कर रहे हैं PM श्री योजना आई है अभी, हर ब्लॉक पर 2 स्कूल खोले जा रहे हैं नई शिक्षा नीति पर। क्योंकि इसका जो पैटर्न है ना, नई शिक्षा नीति का पैटर्न पता क्या है? 5+3+3+4, 15 साल होते हैं ये, देखो। इसलिए है ये नई चीजें। 5 साल का फाउंडेशन, 3 साल का प्रीपेटरी, 3 साल का देखिए मिडिल स्कूल, 4 साल का हमारा सेकेंडरी स्कूल, 9वीं से 12वीं एक ही होगा। ये नए पैटर्न आ रहे हैं। पहले कौन सा था? ये था भाई, अब नया आ गया देखो। 10+2 की जगह 5+3+3+4। और नई पाठ्यचर्या आएगी 5 साल की, तो अभी गई पाठ्यचर्या। अक्टूबर 2022 में नया NCF आ गया, किताबें छपना शुरू हो गई हैं 5वीं तक की फाउंडेशन की। चलो, अब जो कार्यक्रम कौन से आएंगे? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आ रहे, 4 साल के हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीजें बनाता कौन है? NCTE। NCERT नहीं बनाती है। शिक्षक शिक्षा की सबसे बड़ी एजेंसी यही है, जो पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और मान्यता देने का काम इसी का है। कौन से B.Ed कॉलेज को मान्यता होगी, कौन से को नहीं होगी, सारा काम कौन करता है? NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। कहाँ है ऑफिस? दिल्ली में है इसका। तो ये था नई शिक्षा नीति में काफी कुछ बदलाव, बहुत कुछ बदलाव होगा। तो हमें केवल इतना ही उतारना अपने इसमें कि अपने इसमें क्या कुछ है जो आज जो हम शिक्षा देख रहे हैं हमारी, ये सारी चीजें हैं। देखिए